नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। नए साल की बिगनिंग में हर आदमी एक संकल्प लेता है कि मैं इस साल कुछ नया करूंगा। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, वो पतला होने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। आज 9 जनवरी 2024 का दिन है। हमारी टीम ने भी एक ऐसा संकल्प लिया है कि कुछ हम समाज के सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, एक ऐसी चीज लाएंगे जो कुछ अलग से होगी। इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमको भी अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान इस समाज को देना चाहिए। इसी उद्देश्य को मध्य रखते हुए हमने बहुजन समाज टीवी पर एक साक्षात्कार एपिसोड शुरू किया है, जिसमें हम ऐसी पर्सनालिटी को लाने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसे लोगों को सामने लाने की कोशिश करेंगे जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति, इसी उद्देश्य को मध्य रखते हुए हमने बहुजन समाज टीवी पर एक साक्षात्कार का एक एपिसोड शुरू किया है, जिस शो का नाम होगा चैट्स विद देव। आज हमारे इस प्रोग्राम के पहले गेस्ट हैं श्री जियालाल साधक जी, जो एक सफल बिजनेसमैन हैं और जो एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, और इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े लेखक भी हैं। उनको लेखन का जितना भी उनका लेखक का कार्य है वो अलग से है। इस विषय में हम आने वाले एपिसोडों में जरूर जिक्र करेंगे। आज हमारे साथ है श्री जियालाल साधक जी। स्वागत है साधक साहब आपका हमारे बहुजन टीवी पर। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं। आप पहले गवर्नमेंट सेक्टर में थे, अब आप सोशल सेक्टर में आ गए हैं, अब आप बिजनेस सेक्टर में आ गए हैं, अब आप समाज की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर किस तरह का आपका क्या अनुभव है? देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुजन टीवी पे मुझे बोलने का कुछ मौका दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आपने पहले बताया कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी, इसके लायक मैं हूँ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने पहले छोटा मोटा जॉब किया है बिजली बोर्ड में, छोटे मोटे कर्मचारी के तौर पर। और उसके बाद अब मैं रिटायरमेंट के बाद थोड़ा अपना बिजनेस चला रहा हूँ, एक वर्कशॉप का बिजनेस चला रहा हूँ, और इतना ही है। बाकी तो तारीफ तो आपने बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन इसके लायक मैं हूँ नहीं है। मैं साधक जी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। साधक जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उसके बाद साधक जी ने रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया बिजनेस में। बहुत बड़ी अपनी एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे साधक जी। और साधक जी का एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा है कि हम एक छोटे से इंटरव्यू में नहीं ले सकते हैं। साधक जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट वीडियो रहेगा ये, कि 20 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज समाज की क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं आप उसको? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। आज से 20 साल के मैं तो कह रहा हूँ कि 1947 के बाद और 1947 के पहले बहुत अंतर आया है। लेकिन अगर आप 20 सालों में भी देखें तो 20 साल से पहले की, जब हम स्कूल भी जाया करते थे, आज से 40-50 वर्ष पहले, तो हम इतनी गरीबी परिवार से थे कि हम नंगे पैर तक स्कूल पहुँचते थे और उस स्थिति में पड़े। लेकिन जबकि आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो आज हम जो है ना मतलब बड़े अच्छे तरीके से अपना रोटी पानी बसर कर रहे हैं। तो इतना बहुत फर्क है। सही बात है सर, मेरे पास एक आपकी किताब है जिसका नाम है साधक वाणी। आप लेखक हैं, पर आप इस तरह के लेखक हैं कि मुझे आपकी लेखनी से ऐसा लगता है जो आप लिखते हैं वो शायद ही कोई दूसरा लिखता होगा। यह है साधक वाणी, और ये किताब इसमें लगभग आपके मैंने देखा है तो इसमें है लगभग आपके 1200 के आसपास आपने इसमें ये जो 4 लाइनों के छंद या कोई इस तरह की, क्या कह सकते हैं हम इसको, तुकबंदी लिखी है, जिसकी बहुत लाजवाब है। और मैं इससे कुछ ये पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ 4 लाइनें मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, जो आपने बहुत ही जबरदस्त लिखी है। वैसे तो इसमें सारी लाइनें अच्छी है, इसमें कुछ भी लाइनें जहां से भी पढ़े हम इन लाइनों को, वो एक गजब की लाइनें हैं। और
इस किताब को लिखने की प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली और कैसे लगा आपको कि ये चीजें लिखनी चाहिए? ये जो आपकी 4 लाइनें बहुत दूर तक पहुंचती है, और कैसा मैसेज, आप कैसे इस मैसेज को कन्वे करने में कामयाब होते हैं? है क्या है सर ये? ऐसा जरा नहीं थोड़ा है सा कि बताओ। मैंने कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, बड़े कुछ वो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने अपने समाज को पढ़ने की बहुत कोशिश की है। ठीक है सर। क्योंकि वो मेरी आप बीती है जो बचपन से लेकर आज तक जो हम देख रहे हैं समाज में, उन चीज़ों को मैंने कोशिश की है कि अपनी 4 लाइनों में अपने दर्द को जो मेरा छुपा था अंदर, उसको मैं व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आज के श्रोता लोग, वक्ता लोग, पढ़ने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो लंबी चौड़ी टिप्पणियाँ पढ़ लें। तो इसलिए मैंने कोशिश यही की कि अपनी 4 लाइनों में वो बात बता सकूँ कि जो मैंने समाज में अच्छाई या बुराई के रूप में देखी। सर ये 4 लाइनें, मैं ये 4 लाइनें पढ़ना चाह रहा हूँ, बहुत जबरदस्त हैं। इसमें तो बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी। आपकी कभी मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर इस शो में और बुलाएंगे। एक 4 लाइनें लिखी हुई आपने, दर्द अछूत दर्द पाखंड, लाजवाब है। दिल में जगाया आपने, और इस जो तुकबंदी को आपने जोड़ा है ना सर, ये तो मुझे लगता है कि शायद ही बहुत ही जबरदस्त है। साधक तो अब भी जीरो है पर हीरो बना दिया आपने। वो कौन है सर ये जो आपको इस तरह का ये चीज मुझे बताओ सर। आप जो अछूत दर्द, ये क्या है सर? ये अछूत दर्द पाखंड सर ये चीज है कि वैसे तो हमारा समाज का एक एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई एक एक व्यक्ति की कहानी छिपी हुई है। एक नहीं, हजारों कहानियां होंगी। बिल्कुल सर। और वैसे ही मेरा दर्द भी था, तो जिसको मैं व्यक्त 4 लाइनों में, जैसे मैंने पहले बताया, वो बताता था। लेकिन अब जब मैं पाखंड के ऊपर कुछ 4 लाइनें लिखी थी, तो उस बात पे कुछ लोगों को, कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो मानसिकता, घटिया मानसिकता के लोग हैं, उनको मेरे विचार अच्छे नहीं लगे और उन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। और उसमें करने वाले जो है ना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोग। सर आपके ऊपर तो सर एक और रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब उन्होंने मेरे ऊपर ये FIR दर्ज की, और उसके बाद पुलिस थाना ठीक के बाहर उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बताया उन्होंने मीडिया के सामने कि ये आदमी तो गलत कर रहा है, ये हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा हमारी आस्था पर ठेस पहुंच रही है, और वो आज भी अंडर ट्रायल कोर्ट में है, तो चल रही है। लेकिन उसके बावजूद जब मुझे कोई जानता नहीं था, तो इसलिए मेरे को अपनी मजबूरी के लिए मेरे को शिमला में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कॉन्फ्रेंस भी की? हाँ, कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और फिर नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया के सारे पत्रकार मुझे बुलाने पड़े और उनके सामने अपने दर्द कहना पड़ा। तो तब तक के लिए मुझे कुछ नहीं जानता था। जब नेशनल मीडिया ने मुझे बताया, आगे टीवी पे बताया, तो इसलिए मैंने ये लिखा था कि दर्द अछूत, क्योंकि हम तो अछूत माने जाते हैं आज भी, तब भी। और दर्द ए पाखंड, जो पाखंड का दर्द है, वो दोनों व्यक्त करने की कोशिश, दोनों चीजें मैंने इसमें बताई है कि दर्द अछूत दर्द ए पाखंड है ना जी, जो ये जगाया मेरे दिल में, जगाया आपने, क्योंकि उन लोगों ने जगाया ये चीज, है ना। तो मैं तो आज भी जीरो हूँ, तब भी जीरो था, क्योंकि समाज में हम शायद किसी गिनती में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे हीरो बना दिया। आज आप शख्सियत भी मेरा जबरदस्त है ना, नहीं तो हमें कौन पूछता था। देखो सर, इस लाइन को और पढ़ता हूं मैं। दर्द अछूत दर्द पाखंड, दिल में जगाया आपने, साधक तो अब भी जीरो है, हीरो बना दिया आपने। सर कभी भी मौका मिलेगा, नेक्स्ट टाइम में हम आपके ऊपर एक पूरा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, पर अभी थोड़ा सा छोटा टाइम है। तो सर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ सर। एक वर्गीकृत जो है समाज का, एक छोटा सा सवाल है सर, आपने छोटा सा जवाब देना। समाज जो है, पूरा हिंदुस्तान का हमारा समाज है, वो वर्ग से शुरू होता है और वर्ग में ही बन जाता है। और हद तो ये है सर कि जहां एक वर्ग बनता है उसके भी आगे वर्ग बना देते लोग, वहां छोटे छोटे विंग, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देते हैं। सर जहां तक आपने वर्ग की बात की है, तो वर्ग हमारे जो आजादी से पहले के थे, वो 4 वर्गों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उस वर्ग में बदलने का भी बहुत पहले हमने सुना है कि ऑप्शन था कि भाई एक शूद्र से भी ब्राह्मण हो सकता है, कि ब्राह्मण से भी शूद्र इसमें जा सकता है। लेकिन जब जहां तक मैंने अपने जीवन में जिया है, तो ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। तो वो वर्ग व्यवस्था थी जो कि उन्होंने वर्ण में बदल दी। वर्ण का मतलब है कि जिसको अगर काला पोत दे हम, तो काले को व्हाइट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है। तो हम जो शूद्र में पैदा होगा शूद्र ही रहेगा, ब्राह्मण में पैदा होगा ब्राह्मण भी रहेगा, वो चाहे जितना अनपढ़ हो, है ना, वो ब्राह्मण ही रहेगा। और जितना मतलब IAS IAS बन जाए, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। चाहे आज हमारे बहुत सारे आचार्य लोग हैं,
हमारी इससे, तो लेकिन उनको कोई ब्राह्मण कहने के लायक नहीं समझता। तो ये है दर्द इसका। तो लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, आज दो हमारे बीच में है, क्योंकि हम आज़ाद तो हुए, लेकिन आज़ादी की भी आई और संविधान भी आया, लेकिन हम उन्हीं परंपराओं को ढो रहे हैं। इसके लिए कारण ये है कि आज जातिवाद जो है, ये वर्गवाद है, अपने में ही वर्गवाद है, अपने में 6743 से बटा हुआ वर्ग है हमारा। तो उस स्थिति में है ना जी, ठीक है। आज जो इसी का नाम मनुवाद है, और मनुवाद के द्वारा जो बटे गए, तो 1947 से पहले की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज हमारे पास संविधान है, और संविधान की इसमें ताकत से हम आज क्यों बटे हुए हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। और इसी दर्द को मैं लिखता हूँ कि आज हमारे अनुसूचित वर्ग के जितने भी लोग हैं, और बाबा साहेब ने तो कहा है कि अनुसूचित है, एक जाति बना दी अनुसूचित, एक वर्ग बना दिया, कि जो भी किसी न किसी रूप में प्रताड़ित है वो बना दिया। लेकिन हम आपस में आज भी बटे हुए। उदाहरण के तौर पर इधर कोली लुहार का छुआ नहीं खाता, लुहार चमार का छुआ नहीं खाता, चमार डुमणे का छुआ नहीं खाता, डुमना तूरी का छुआ नहीं खाता, और तूरी फिर कोली का छुआ नहीं खाता, और कोली तूरी का छुआ नहीं खाता। तो मतलब ये एक विडंबना है ना। जब तक हमारे बीच में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता, योग्यता, मैंने इसमें ये भी लिखा है कि योग्यता से तो वर्ग तो योग्य से ढूंढना चाहिए, है ना, और बाकी स्वच्छता से रोटी। सर तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है सर, ये बहुत है सर। आपके पास तो एक इतनी अथाह वो नॉलेज की, हम चाहेंगे कि जब भी आपका कभी हम भविष्य में नेक्स्ट हमको मौका मिले, आप हमें को टाइम दे। तो सागर जी, आप हमारे पहले शो में आए, पहले एपिसोड में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आपको हमारा पहला प्रयास कैसे लगा, आपको हमारा पहला एपिसोड कैसे लगा? हमें आपकी राय चाहिए, हमें आपकी राय की सख्त जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। इस चैनल की प्रमोशन के लिए आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। आप जब भी किसी चीज को प्रमोट करना होता है, जब भी किसी चीज को विकसित करना होता है, तो उसका बेसिक ये रूल होता है कि उसको शेयर करो, वो चीज को लाइक करो, और उस चीज को, एक चीज बहुत जरूरी, एक चीज को सब्सक्राइब भी करो। और जो हमारा YouTube चैनल बन रहा है, इस YouTube चैनल में हर चीज एक लास्ट में होती है कि एक बेल आइकन होता है कि जितने भी हम नए वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आप तक पहुंचेंगे, अगर आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते हो। और आज मैं लास्ट में ये चीज कहना चाह रहा हूं, आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं, आप कैसी पर्सनालिटी को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, आप इस प्रयास को कैसे देखते हो, ये सब कुछ आप अपने कमेंट में लिखिए। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हमारे बीच कोई इसी तरह की एक नई पर्सनालिटी होगी, और आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।